हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेड से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन पढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। क्या होता है फसल चक्र? तो देखो, अपन कहे कि एक निश्चित क्षेत्र, अपन ने क्या लिया, एक निश्चित क्षेत्र लिया। उस निश्चित क्षेत्र में अपन क्या कर रहे हैं, फसलों को अदल बदल कर बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं? फसलों को अदल बदल कर बो रहे हैं, जिसके कारण जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उसको अपन क्या कहते हैं, अपना फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन दे देते हैं अपन। एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में फसलों को अदल बदल कर बोना। फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। आगे समझ में? यानी एक फील्ड है, ये देखो, ये अपने पास में एक फील्ड है। इस फील्ड में अपन क्या करेंगे, यानी ये तो क्या हो गया, अपने एक निश्चित क्षेत्र हो गया। फिर आता है इसमें एक शब्द लिखा हुआ है निश्चित समय, यानी निश्चित समय अपने आ गया एक ईयर। निश्चित समय अपने पास में क्या आ गया, एक ईयर। इस एक ईयर में अपन क्या करेंगे, फसलों को अदल बदल कर बोएंगे। उसको अपन क्या कहेंगे, फसल चक्र। जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पर रबी जो फसल उगाई, उस रबी में अपन ने क्या बोया, गेहूं बोया। क्या बोया? गेहूं बोया। उसके बाद में अपन ने खरीफ में क्या कर दिया, यहाँ पर बाजरा उगा दिया। ठीक है। और उसके बाद में जब नेक्स्ट जो ईयर आता है, उस नेक्स्ट ईयर में यहाँ गेहूं की जगह अपन कोई दूसरी चीज अपना रहे हैं, जैसे अपन चना बो रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, यानी क्रॉप रोटेशन अपने आप ही हो जाता है। जिन फसलों को अपन अदल बदल कर बो देते हैं, तो ये अपना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। आगे समझ में? चल, इसके बाद आते हैं अपने यानी फसल चक्र के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था जब आपको मैंने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ाई थी। उस टाइम पर मैंने आपको ये कहा था कि यदि आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग के सिद्धांत याद है तो अपने क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत भी अपने को अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो यहाँ देखो, वहां पर अपन ने कहा था कि दलहनी फसलों के साथ में दलहनी फसलें उगाएंगे। अब यहाँ पर कहेंगे, पहले सिद्धांत के अनुसार अपन ले लेते हैं, दलहनी के बाद दलहनी फसलें। दलहनी के बाद दलहनी फसलें, यानी पहले आप क्या उगाओ, एक सीजन में दलहनी फसल उगाओ, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी दलहनी के बाद दलहनी उगा सकते हो, या दलहनी के बाद दलहनी उगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी एक रोप अपन ने बो दी, कौन सी, गंवार बो दिया। गंवार अपनी कौन सी क्रॉप हो गई दोस्तों, यानी आपकी फेबेसी कुल की हो गई, दलहनी हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, दलहनी फसल उगानी है। और यहाँ प्लस निशान है, आपकी क्या आएगा, डैश शब्द आएगा, क्योंकि क्रॉप रोटेशन अपन देख रहे हैं। तो गंवार के बाद में यानी अपन ने रबी में क्या उगाया, गेहूं उगा दिया। गंवार कौन सी कुल की, फेबेसी कुल की, और गेहूं कौन से कुल की, यानी पोएसी कुल की। तो आपका जो भी अभी अपन ने सिद्धांत पढ़ा कि दलहनी के बाद में दलहनी फसल अपन बोए, तो कैसे भी लिख दो, इसको पहले दलहनी शब्द लिख दो, दलहनी लिख दो। एक बात वही है, एक क्रॉप अपनी दलहनी होनी चाहिए और एक क्रॉप अपनी जो नेक्स्ट सीजन की होगी वो दलहनी दलहनी दोनों में से कोई सी भी होगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे सिद्धांत के ऊपर। दूसरा सिद्धांत अपन क्या कहें कि अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद में, यानी एक बार ज्यादा पोषक तत्व चाहने वाली फसल हो, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद अपने को कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल बोनी है। क्या करना है, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व वाली फसल अपने को बोनी है।
यानी एक बार ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर ले और एक बार कम पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल हो, जिसके कारण जो आपकी मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अब जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, अपन ने क्या किया, आलू बोया। आलू क्या करता है, ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण करता है। क्या करता है, ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण करता है। इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, यानी बाजरा बो दिया। आलू रबी में बोते हैं, बाजरा खरीफ में बोते हैं, तो क्या हो गया, अपना क्रॉप रोटेशन हो गया। यानी अपने आलू ज्यादा पोषक तत्व चाह रहा है और बाजरा कम पोषक तत्व चाह रहा है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत देखो, अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद में, अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद में अपने को क्या करना है, कम गहरी जड़ वाली फसल बोनी है। क्या करना है, कम गहरी जड़ वाली फसल बोनी है, जिसके कारण क्या होगा, आपके जो भी मृदा के विभिन्न स्तर हैं उनमें पोषक तत्वों का एक जो लेवल है वो बना रहेगा। अब इसके अंतर्गत देख लीजिए आप, यानी कोई भी क्रॉप ऐसे ले लीजिए जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी जा रही होती हैं। तो ज्यादा गहरी देखो, मैं ले लेता हूं यहां पर कॉटन। क्या ले लेता हूं, कॉटन। यानी कपास की जड़ें क्या होती है, ज्यादा गहरी जाती है। क्या होता है, ज्यादा गहरी जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट में एग्जांपल के रूप, यानी नेक्स्ट जो क्रॉप है उसके रूप में ले लेता हूं गेहूं। यानी कपास की जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहरी है और गेहूं की जो जड़ें हैं वो कम गहरी हैं। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, और नेक्स्ट सिद्धांत के बाद में अपन देखते हैं सिद्धांत के रूप में, यानी ज्यादा पानी चाहने वाली फसल के बाद में अपने को क्या करना है, कम जो जल है, जलमांग वाली फसल है उसका यूज करना है। जैसे अपन ने लिखा, अधिक जल मांग वाली फसल के बाद कम जल मांग वाली फसल बोना। कम जल मांग वाली फसल अपन बोएंगे। एक बार ज्यादा पानी चाहने वाली हो, एक बार कम पानी चाहने वाली हो, जिसके कारण जो भी पानी है उसका क्या होगा, एक लेवल बना रहेगा। जैसे अपन ने लिख लिया, यानी धान। क्या लिख लिया, धान लिख लिया। धान कब बोते हैं, खरीफ में बोते हैं। अब अपने को क्या करना है, रबी में कम पानी चाहने वाली फसल बोनी है। ठीक है, तो रबी में अपन कम चाहने वाली फसल जैसे क्या बो दे, चना बो दिया। क्या बो दिया अपन ने, चना बो दिया। तो आपके क्या हो गया, धान ज्यादा पानी चाहने वाली हो गई, यानी जलमांग वाली हो गई, और जो चना है वो क्या, कम जलमांग वाला हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 5वां सिद्धांत। 5वां सिद्धांत देखो, यानी जो भी मृदाएं अम्लीय होती हैं उन अम्लीय मृदाएं, अम्लीय के साथ साथ में अपन कहेंगे लवणीय होगी, और लवणीय के साथ साथ जो सारी मृदाएं हैं उनको सहन करने वाली जो सारी मृदाएं हैं, यानी जो भी आपके समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, यानी अम्लीय हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इन मृदाओं को यानी जो सहनशील फसलें होती हैं वो फसलें अपने को उगानी चाहिए। तो अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, सहनशील फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। किसमें शामिल करना चाहिए, अपने फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। यानी जो क्रॉप रोटेशन आप ले रहे हो वो क्रॉप रोटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपकी अम्लीय, लवणीय और क्षारीय जो मृदाएं हैं उनको सहन करे, ऐसा क्रॉप रोटेशन आपका होना चाहिए। तो देखो, जैसे अपन कहेंगे कि जो लवणीय मृदा है उसमें अपन जो देचा है ये आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो जैसे अपने राजस्थान की मृदाएं कैसी हैं, लवणीय क्षारीय हैं, क्योंकि शुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं बनती है, लवणीय क्षारीय, और आर्द्र मृदाओं में कौन सी मृदाएं बनती है, अम्लीय मृदाएं। तो बात कर रहे हैं पर राजस्थान की, तो ये राजस्थान की दृष्टि को देखते हुए अपन क्रॉप रोटेशन अपनाए, तो अपना जो क्रॉप रोटेशन है उन क्रॉप रोटेशन में अपने को ऐसी फसलों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो अपन ने देखे क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत, यानी सिद्धांतों में एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। दलहनी के बाद में दलहनी का यूज करना चाहिए अपने को, अपने फसल चक्र में उसको भाग यानी शामिल करना चाहिए। अधिक पोषक तत्व चाहने वाली बाद में कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल अपने को बोनी चाहिए।
अधिक गहरी जड़ वाली फसल के बाद में अपने को कम गहरी जड़ वाली फसल बोनी चाहिए। अधिक जल मांग वाली फसल के बाद में अपने को कम जल मांग वाली फसल बोनी चाहिए। अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, सहनशील फसलों को उस फसल चक्र में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा आप और बता सकते हो कि क्या यानी अधिक वृद्धि करने वाली फसल के साथ में के बाद में अपने को क्या करना चाहिए, यानी मृदा पर फैलकर वृद्धि करने वाली फसल बोनी चाहिए। वही चीज आपने कहां पढ़ा था, मिक्स क्रॉपिंग में भी पढ़ा था ये सिद्धांत अपन ने। उससे क्या होगा, एक बार यदि मृदा का थोड़ा कटाव हो भी जाएगा तो जो सेकंड क्रॉप आ रही है आपकी, यानी जो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप आ रही है, वो नेक्स्ट सीजन की क्रॉप क्या करेगी, यानी मृदा संरक्षण का कार्य करेगी। ये चीज आपकी समझ में आ गई। चलो, तो ये तो क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत अपन ने देखे। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन के लाभ। क्या देखते हैं, क्रॉप रोटेशन के लाभ देखते हैं, यानी क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो लाभ देखो। लाभ में नंबर 1 सिंपल सी बात है, आप क्रॉप रोटेशन अपनाओगे, फसल चक्र अपनाओगे तो मृदा की क्या होगी, उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात होती है ये चीज। तो उर्वरा शक्ति में वृद्धि, उर्वरा शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके कारण से, क्रॉप रोटेशन के अपनाने से। दूसरी कंडीशन आती है, आपने क्या किया, जैसे ये चीज हालांकि मैं पहले भी बता चुका खरपतवार नियंत्रण में भी अपन क्या करते हैं, यानी यदि आप फसल चक्र अपनाओगे जिसके कारण से आप अच्छी तरह से खरपतवार नियंत्रण कर लोगे। क्या कर लोगे, खरपतवार नियंत्रण पढ़ा था सिद्धांत अपन ने। कौन सा सिद्धांत पढ़ा था, किसके अंतर्गत पढ़ा था, जो आपका कृषि नियंत्रण था, इसका यानी आपके वीड कंट्रोल का कृषि नियंत्रण है, जिसको अपन ने शस्य नियंत्रण बोला था। और वहां पर अपन ने फसल चक्र अपनाया था। तो आप फसल चक्र अपनाते हुए क्या कर सकते हो, खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। उसके बाद आता है, यानी मृदा का अपर्दन कम होता है। क्या होता है, आप यदि क्रॉप रोटेशन अपनाओगे तो मृदा का क्या होगा, अपर्दन कम होगा। ये भी क्या होता है, बेनिफिट्स क्रॉप रोटेशन के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट्स के रूप में देखें तो अपन क्या कहेंगे कि रोग व कीटों का प्रकोप कम होगा। क्या होता है, रोग व कीटों का, अरे एक ही क्रॉप आप बार बार बोते जाओगे तो उसमें क्या होता है, यानी वो कीट कभी नष्ट हो ही नहीं पाएगा, यानी उसमें ज्यादा आक्रमण करता जाएगा। और ऐसे ही अपन क्या करें, यानी क्रॉप रोटेशन अपनाए, फसल चक्र अपनाए, जिसके कारण क्या होगा, यानी वो जो रोग और कीट है वो यानी कौन नेक्स्ट जो क्रॉप आ रही है उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। तो अपने रोग व कीटों का क्या होता है, रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है, या रोग व कीटों का नियंत्रण होता है। ठीक है, जैसे अपन ने क्या किया, इसके अंतर्गत एक एग्जांपल भी देख लीजिए आप। यानी अपन क्या कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं और गेहूं के बाद में चना बो रहे हैं। गेहूं के बाद में अपन ने क्या बो दिया, चना। गेहूं में आपको पता है कौन सा रोग होता है, रोली रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रोली यानी रस्ट होता है। आपने क्या किया, जो नेक्स्ट जो सीजन आई उसमें अपन ने क्या कर दिया, चना बो दिया। ऐसा क्रॉप रोटेशन अपनाने से क्या हो जाएगा, इस रोली का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो अपने क्या आ गए, यानी जो फसल चक्र है उस फसल चक्र का क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। आगे देखते हैं, यानी फसल चक्र के प्रकार। फसल चक्र के प्रकार देखो, फसल चक्र के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहला अपन ले लेते हैं एक वर्षीय फसल चक्र। एक वर्षीय फसल चक्र यानी कंप्लीट एक वर्ष में वो पूरा हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक वर्षीय फसल चक्र। अरे जैसे अपने क्या किया, कोई भी अपने खरीफ की ऋतु आई, उस खरीफ की ऋतु में अपन ने फसल बो दी, कौन सी, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मूंग। ठीक है, ये आपके कौन भाई, आपके सिद्धांतों को अपनाते हुए भी अपने को क्रॉप लेनी है।
तो अपन ने क्या लिखा था कि दलहनी के बाद में अदलहनी, मूंग क्या आ गया दलहनी, अब कौन सी आनी चाहिए अदलहनी, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने और सिद्धांत भी पढ़े थे कि कम जलमांग वाली फसल के बाद में अधिक जलमांग वाली फसल का चयन करना चाहिए। मूंग को क्या होता है कम पानी की आवश्यकता, तो नेक्स्ट क्रॉप ऐसे ले लीजिए जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता हो। तो मूंग के बाद में जैसे अपन ने क्या बो दिया गेहूं, तो खरीफ में ये होगी रबी में होगी। ये किस प्रकार का फसल चक्र हो गया, एक वर्षीय हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। और अपन ने क्या किया, यानी बाजरा बोया, क्या बोया बाजरा बोया। बाजरा आपके दलहनी क्रॉप आ गई, बाजरा आपके खरीफ की सीजन आ गई और बाजरा आपके कम पानी चाहने वाली फसल होगी। बाजरा के बाद में आपको क्या करना है, यानी ज्यादा पानी चाहने वाली फसल भी बोल सकते हो, या कोई भी आप क्रॉप यानी रोटेशन क्या अपना के चलना है। जैसे बाजरा के बाद में अपन ने क्या किया, चना बोया, क्या बोया चना। तो दलहनी व अदलहनी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ जाता है आपका। तो बाजरा खरीफ में हो गया, चना आपके रबी में हो गया, ये भी यानी आपके कौन सा हो गया, एक वर्षीय फसल चक्र हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया उड़द, क्या ले लिया उड़द ले लिया। उड़द अपन कब ले रहे हैं, खरीफ में ले रहे हैं। इसके बाद में आपको रबी लेना है, रबी में आप क्या बोल रहे हो, मक्का बो दिया। रबी में आपने क्या रबी मक्का भी अपन बोल सकते हैं, हालांकि गलत नहीं है, हालांकि मोस्टली, लेकिन रबी जो मक्का होती है वो खरीफ में उगाई जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपन मक्का न लेके दूसरी क्रॉप लेते हैं और दूसरा अपन ले लेते हैं जैसे गेहूं, जो सरसों, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो उड़द गेहूं, ठीक है। यानी ये तो आपके कौन से कितने ईयर का फसल चक्र आ गया, एक वर्षीय फसल चक्र आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं अपने द्विवर्षीय फसल चक्र। कितने वर्ष का, द्विवर्षीय फसल चक्र। यानी 2 वर्षों का होता है, उसको द्विवर्षीय फसल चक्र कह दिया। कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे अपन ने मूंग बोया, मूंग का बोया खरीफ में बोया। इसके बाद अपन ने रबी में क्या बोया, गेहूं बोया। इसके बाद में अपन ने वापस अपने को खरीफ चलना है, खरीफ में क्या बो दिया अपन ने, जैसे बाजरा बो दिया। और बाजरे के बाद में अपन ने वापस क्या बो दिया, जैसे रबी में, और रबी में अपन ने बो दिया सरसों या चना, ठीक है। सरसों ले लेते हैं, चना ले लेते हैं क्योंकि वो दलहनी है। तो ये आपका यानी एक साल ये हो गया और एक साल आपका ये हो गया, यानी आपकी कितने साल का फसल चक्र हो गया, 2 साल का फसल चक्र हो गया। आया समझ में, ऐसे आपको एग्जाम्पल लेने हैं। इसके बाद आता है 3 वर्षीय फसल चक्र। 3 वर्षीय फसल चक्र। अब 3 वर्षीय फसल चक्र के अकॉर्डिंग ये देखो, यानी अब क्या करोगे, ले लेते हैं अपन ने बोया मूंग, ठीक है। पहले साल अपन, पहले जो साल है उसकी पहली सीजन है, उसमें अपन ने क्या बोया, मूंग बोया। उसके बाद में अपन ने क्या बोया, गेहूं बोया, ठीक है। गेहूं के बाद में अपन ने क्या बोया, बाजरा बोया। बाजरा के बाद में अपन ने क्या बो दिया, चना बो दिया। चने के बाद में वापस अपन खरीफ पे चलते हैं, खरीफ में अपन ने क्या बोया, यानी यहाँ पर ले लेते हैं जवार या मक्का, ठीक है। जवार या मक्का दोनों में से कोई भी ले लो। और उसके बाद में वापस अपन क्या ले लेते हैं, रबी में यानी सरसों ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन सा, यानी कितने वर्ष का फसल चक्र हो गया, 3 वर्ष का फसल चक्र हो गया। यानी मूंग और गेहूं 1 साल, बाजरा और चना 1 साल, और जवार मक्का या जो जवार मक्का है 7 बो रहे हैं, उसमें कोई भी एक क्रॉप ले रहे हैं, और सरसों, यानी ये हो गया 3 वर्ष का फसल चक्र। आ गया समझ में। चलो इसके बाद आते, ये तो अपने ईयर के आधार पर अपने फसल चक्र ले लिया। यहां से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको थोड़ा सा अलग हटके और पूछा जाता है, वो आता है आपके नेक्स्ट देखते हैं अपन। फसल सघनता। फसल सघनता किसे कहते हैं, फसल सघनता। तो फसल सघनता का मतलब है कि अपन ने क्या किया, एक वर्ष के अंतर्गत टोटल तीनों ऋतुओं में कितना क्षेत्रफल उगाया, तीनों ऋतुओं के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल उगाया, और दूसरी कंडीशन यानी अपने पास में कितना एरिया था, उसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। वो क्या आता है, आपका फसल सघनता होती है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं
आपका बोया गया क्षेत्रफल, यहां लिखता हूं 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल, बटा शुद्ध क्षेत्रफल, यानी आपके पास में कितना एरिया है, शुद्ध क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100। देखो 1 वर्ष में, 1 वर्ष का मतलब यहाँ आप क्या करोगे, खरीफ में आपने बोया कोई भी एरिया, उसके बाद में आपने रबी में बोया अपने एरिया, और उसके बाद में आपने जायद में बोया, वो टोटल तीनों जो होंगे वो काउंट होंगे, और काउंट होने के बाद में यानी आपके पास में क्या था, शुद्ध क्षेत्रफल। चलो इसको एक बार समझ लीजिए, यानी आगे ये न्यूमेरिकल केस से आपकी क्लियर होता है। अपने पास में एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अपने पास में यानी जो शुद्ध अपना क्षेत्रफल है, वो शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, 80 हेक्टेयर। कितना है, शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, 80 हेक्टेयर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टोटल शुद्ध क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 80 हेक्टेयर। 1 वर्ष में अपन ने कुल कितना क्षेत्रफल बोया, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पर इस 80 हेक्टेयर में से मैंने 80 हेक्टेयर ही बो दिया करीब में। ठीक है, यहाँ पर रबी की बात करें, रबी में भी मैंने आपको कितना बो दिया, वही 80 हेक्टेयर बो दिया। और खरीफ में की बात करें, ऐसे मान लेते हैं कि अपन ने क्या किया, खरीफ में अपन ने 50 हेक्टेयर बोया, सॉरी जायद में अपन ने कितना बोया, 50 हेक्टेयर ही बोया। यहाँ टोटल नीचे आ जाता है, टोटल आपके पास कितना था, 80 था, मल्टीप्लाई करोगे 100 से करोगे। ठीक है, पहले इसको जोड़ो और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है, यानी 160 और 160 के बाद में 50 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 210, यानी 210 बटा 80 इंटू 100, ये आपके पास टोटल आता है। तो यहां देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, ये आ गया, यहां आ गया, इसको और काट दो तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 1 बच गया, ये 55, यानी 55 इंटू 5, तो 55 25, और फिर आता है 25 और 2 27, यानी इसकी जो फसल सघनता है वो कितनी हो गई, 275 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आता है भारत की फसल सघनता, भारत की फसल सघनता कितनी है, 138, या फिर आपके पास ऑप्शन दूसरा मिलेगा 140। और ऐसे ही आपके राजस्थान की फसल सघनता पूछी जाती है, यहां आपको याद रखना है 128 या 130, 128 या 130, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। यानी आपके भारत की फसल सघनता कितनी होती है, 138 या 140 है, और आपके राजस्थान की जो फसल सघनता है वो कितनी है, 128 से 130 दोनों है। तो 128 का ऑप्शन भी हो सकता है और 130 का ऑप्शन भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फसल चक्र सघनता। नेक्स्ट लिखता हूं फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, यानी CRI, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। ये CRI और पढ़ा था भाई, कहां पर पढ़ेंगे, गेहूं की जो आपके क्रांतिक अवस्था है सिंचाई की पहली, उसका नाम भी CRI के नाम से जानते हैं अपन, लेकिन यहाँ और वहां में फर्क है। यहाँ CRI का मतलब फसल चक्र सघनता। यहाँ फसल चक्र सघनता का सूत्र होता है, वो होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स बटा नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 100, यानी एक साल में आपने कितनी फसलें बोई हैं उसके लिए एक साल में आपने, जैसे नंबर ऑफ ईयर यानी जो आपका फसल चक्र है वो कितने साल का है, पहली कंडीशन, उस फसल चक्र में कितनी क्रॉप्स हैं और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। चलो देखो इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं आपको मूंग, मूंग के बाद में अपन बोलते हैं गेहूं,
गेहूं के बाद में नेक्स्ट खरीफ में अपन ने बोया बाजरा, और बाजरा के बाद में अपन ने बोया नेक्स्ट यानी कोई भी क्रॉप ले लो चना। ये कितना साल का फसल चक्र हो गया? 2 साल का फसल चक्र हो गया। कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ क्रॉप्स गिनना है, यानी इस फसल चक्र में कितनी फसलें हैं? 1 2 3 4, यहाँ डाल दीजिए 4, मल्टीप्लाई कीजिए 100 बराबर कितना परसेंट आ गया? 200% आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं। मैं ले रहा हूं आपके धान, यानी धान कब बोते हैं? खरीफ में बोते हैं। धान के बाद में मैं बो रहा हूं क्या? गेहूं। गेहूं के बाद में वापस मैंने क्या बोया? यानी चलो धान और गेहूं का ही देख लो पहले। गेहूं और धान के कितने साल होते हैं? 1 साल होता है। यानी यहाँ पर एक क्रॉप आपके पास कितनी है? 2 है। तो आपको शो करना है वही कितना परसेंट आ जाता है? 200% आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखो, यहां मैं लिख रहा हूं धान। धान के बाद में मैंने लिखा गेहूं। गेहूं के बाद में मैंने लिखा मूंग, लेकिन मूंग के कोष्टक में मैंने लिखा गर्मी। इसके बाद में मैंने वापस लिखा, चलो इसी का देख लेते हैं, इसी का देख लेते हैं। इसका देखो, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1, यानी धान गेहूं 1 साल हो गया। ये मूंग जा रहा है क्या आगे? लेकिन थोड़ा सा देखो एक बार आगे न जाके ये इसी के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? गर्मी शब्द लिखा हुआ है। गर्मी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जायद। क्या होता है? जायद। और अपने खरीफ से लेके खरीफ, रबी और जायद, ये तीनों चीजें 1 साल के अंतर्गत ही आती है। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आया? 1 × 100 बराबर इसका कितना आ गया? 300% आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है बता देता हूं। यहां आपको ध्यान ही रखना है कि जो भी आप हरी खाद के रूप में कोई भी फसल लेते हो, क्या लेते हैं? हरी खाद के रूप में कोई फसल काम में ले रहे हो, उसको नंबर ऑफ क्रॉप में नहीं गिनते हैं। नंबर ऑफ क्रॉप में नहीं गिनते और नंबर ऑफ ईयर दोनों में ही नहीं गिनते हैं। यानी नंबर ऑफ क्रॉप में भी नहीं गिनते हैं और नंबर ऑफ ईयर में भी उसको नहीं गिनते हैं। तो यहां लिख दीजिए, हरी खाद की फसल को number of crops and number of years में शामिल नहीं करते। शामिल नहीं करते हैं। आ गया समझ में आपके? यानी हरी खाद की जो फसल है उसको अपन नंबर ऑफ क्रॉप्स में भी नहीं गिनते हैं और नंबर ऑफ ईयर में भी शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल यदि आप देखो तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, देखो जो भी चीज आपने अभी ऊपर लिखी है इसका एग्जाम्पल आप एक देख लीजिए। और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हरी खाद कोई भी क्रॉप आपने ले लिया हरी खाद की, उसके बाद में आलू अपने बोया। अपने क्या बो दिया? आलू बो दिया। आलू के बाद में आपने क्या बोया? गन्ना बोया। क्या बोया आपने? आलू के बाद में गन्ना बोया। गन्ने के बाद में आप क्या बो रहे हो? गेहूं। और गेहूं के बाद आप क्या बो रहे हो? मूंग। गेहूं के बाद में आप क्या बो रहे हो? मूंग बो रहे हो। ठीक है, अब यहां देखो, पहली कंडीशन नंबर ऑफ क्रॉप्स। पहली कंडीशन आपको क्या करना है? नंबर ऑफ क्रॉप्स गिनना है। तो नंबर ऑफ क्रॉप्स गिनने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके नंबर ऑफ क्रॉप्स में नहीं गिनते हैं। तो आलू हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया और मूंग हो गया। क्रॉप्स कितनी आ गई? 4 आपके पास में आ गई। उसके बाद में ईयर देखो। ईयर देखने के लिए आप देखो, यानी आपके जो आलू है उस आलू की एक सीजन यानी 6 महीने। ठीक है,
उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं गन्ना। गन्ना अपने खरीफ में आ रहा है। खरीफ का जो गन्ना होता है वो कितने साल का होता है? 1.5 साल का होता है, यानी 18 महीने का होता है। कितने का होता है? 18 महीने का होता है। उसके बाद में 6 महीने गेहूं के और 6 महीने मूंग के, यानी आपके कितने ईयर हो गए? 24 मंथ तो ये हो गए, 24 मंथ तो ये हो गए और 12 मंथ ये हो गए, यानी नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए इंटू 100, यानी आपका जो ये एग्जांपल था इसकी फसल चक्र सघनता कितनी हो गई? 133 हो गई। कितनी हो गई? 133% हो गई। ठीक है, और एग्जांपल आप देखो तो देख लेते हैं मक्का। ठीक है, इसके बाद में मक्का के बाद में अपन ने क्या किया, यानी क्रॉप ले ली जौ के बाद में अपन ने क्या किया, यानी पड़त अपने पास में आ गई और पड़त के बाद में अपन ने क्या किया, यानी यहां पर उगा दिया सरसों, या चलो कोई भी ले लो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गेहूं। अब बात आती है यहां देखो यानी नंबर ऑफ क्रॉप्स गिनो, तो नंबर ऑफ क्रॉप 1, 2 और 3। अब आप ये कहोगे कि सर ये क्या चीज है? ठीक है, तो पड़त का मतलब होता है अपन ने खेत में कुछ भी नहीं बोया है, यानी जैसा अपने रबी की फसल काट के छोड़ा था वैसा ही खरीफ में अपना पड़ा रहा और वापस जाके अपन कब बो रहे हैं? रबी में ही बो रहे हैं। तो जो भी पड़त है वह उसमें कोई क्रॉप ही नहीं है, तो क्रॉप को गिनोगे क्या? तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हो गई? 3 हो गई, लेकिन ईयर के अंतर्गत तो काउंट हो गई क्योंकि वो तो फसल चक्र के अंतर्गत ही आ रहा है कंप्लीट। तो ईयर कितने हो गए आपके? 2, और यहाँ पर अपने पास में मल्टीप्लाई आ गया 100। कितना आ गया इसका? 150% हो गया। कितना हो गया? क्योंकि 50 और 3 ये हो गया 150% हो गया। आगे समझ में दोस्तों, इस प्रकार आज अपने पढ़ा क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे नंबर पर क्या कर सकते हो, यानी व्हाट्सएप कर सकते हो या चैनल पर कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू।